सुरक्षा सूट पहने हुए आदमी ने जब आइसोलेशन का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। हवा में रेडिएशन से भरी हुई न्यूक्लियर धूल तैर रही थी। सामने का पुल धमाकों से चकनाचूर हो चुका था। नजर दौड़ाने पर एक भी पूरा शव दिखाई नहीं देता। बंकर में छिपे बचे हुए लोग हैरान भी थे और शुक्रगुजार भी। किसने सोचा था कि यह दुनिया इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। अब से वे जमीन के नीचे 300 मीटर गहरे बंकर में मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने वाले थे। और इस कहानी का मुख्य किरदार मैक्स तबाही से पहले एक बिंदास और बिगड़ैल अमीरजादा था। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस कार एक्सीडेंट में मैक्स ने अपनी मरती हुई गर्लफ्रेंड को छोड़कर खुद बचने की कोशिश की और इसी लापरवाही से हुई हत्या के लिए उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में आने के बाद मैक्स गम और ग्लानि से टूट चुका था। उसके पास जो अपार दौलत थी उसने उसे कोई सुविधा नहीं दी, बल्कि उसे सबके तानों और जुल्म का पहला निशाना बना दिया। फिर एक दिन उसके कैदी साथियों ने उसे जबरन एक वॉशिंग मशीन में ठूंस दिया। वहां मौत जैसी पीड़ा उसने पूरे 16 मिनट तक सही। जब उसे बाहर निकाला गया तो मैक्स को लगा उसकी जिंदगी का सारा दुख खत्म हो चुका है। उस पल वह जैसे दोबारा जन्मा हो। लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और जुल्म करने वाले कैदियों के सामने जोर से हंस पड़ा। उसकी यह अप्रत्याशित प्रतिक्रिया सबको भा गई। उसी दिन से मैक्स पर किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को बदलना शुरू किया। रोज कड़ी मेहनत और सख्त ट्रेनिंग में लग गया। हर खेल और प्रतियोगिता में उसका शानदार प्रदर्शन उसे धीरे धीरे सबकी इज्जत दिलाने लगा। इस नए माहौल में मैक्स अपने दर्द को भूलने लगा था, मगर खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। जेल में आए सिर्फ 3 साल हुए थे कि अचानक उसे सजा कम होने की सूचना मिली। जेल की सजा के दौरान अच्छे व्यवहार की वजह से अब मैक्स तुरंत रिहा हो सकता था। कैदियों की गूंजती तालियों और शोरगुल के बीच यह शख्स शान से जेल के बाहर निकल आया। दरवाजे पर खड़े अपने पिता राफा को देखकर मैक्स का चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेरुखा था। असल में उस कार हादसे के बाद से ही बाप बेटे के रिश्ते पूरी तरह टूट चुके थे। अचानक 2 लड़ाकू विमान उनके सिर के ऊपर से गुजरे। राफा ने गंभीर लहजे में मैक्स को बताया कि उसे समय से पहले रिहा कराने के लिए उसने अपने बड़े बड़े संपर्कों और भारी भरकम पैसे का इस्तेमाल किया है। अब बाहर की हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं और उसे मैक्स को एक गुप्त बंकर में लेकर शरण लेनी होगी। मैक्स के दिल में भारी झिझक थी। वह अभी अभी जेल से बाहर निकला था, दोबारा किसी भूमिगत कैद खाने में नहीं घुसना चाहता था। लेकिन उसके पिता ने बेचैनी से समझाया कि उसकी मां और नानी पहले ही बंकर में पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा वहां उसकी दिवंगत गर्लफ्रेंड का पिता भी मौजूद है। यह आखिरी बात सुनकर मैक्स का कदम रुक गया। उसे लगा कि अब वक्त आ गया है अपने पुराने गुनाहों का सामना करने का। बंकर की ओर जाते हुए राफा ने बेटे को इसकी असलियत बताई। वह एक टेनिस क्लब में एक बड़े सैन्य अधिकारी से मिला था और उसी से उसे पता चला कि देश के कुछ चुनिंदा अमीर लोग चुपचाप एक सर्वनाश बंकर तैयार करवा रहे हैं। राफा ने लगभग अपनी पूरी दौलत इस काम में लगा दी। तभी जाकर उसे एक बहुमूल्य प्रवेश पत्र मिला। आज सुबह ही बंकर के प्रबंधक से संदेश आया था कि दुनिया की हालत पूरी तरह काबू से बाहर होने वाली है। इसलिए सभी निवासियों को तुरंत बंकर में प्रवेश करने का आदेश दिया गया। जैसे ही बाप बेटा हेलीकॉप्टर में बैठे, तुरंत ही उन्हें सिविल एविएशन कंट्रोल से नोटिस मिला। लगता था कि बंकर प्रबंधक की चिंता बेबुनियाद नहीं थी। बंकर का स्थान गुप्त रखने के लिए उड़ान के दौरान सभी यात्रियों को आंखों पर पट्टी बांधने का आदेश दिया गया। हेलीकॉप्टर अंततः झील के बीच बनी एक पुल पर उतरा। स्टाफ ने पिता पुत्र को लिफ्ट के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। यह बंकर जमीन के नीचे 300 मीटर गहराई में बनाया गया था, जो कि 4.5 करोड़ साल पहले बने गुफा तंत्र पर आधारित था। यह अधिकांश परमाणु हमलों का सामना करने में सक्षम था। इसके अलावा बंकर के नीचे एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी मौजूद था, जो 45 परिवारों की 10 साल तक की जरूरतें पूरी कर सकता था। ज्यादा देर नहीं हुई कि मैक्स और उसके पिता बंकर के रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां स्टाफ ने उनका सभी संचार उपकरण ले लिया और समझाया कि यह लोकेशन ट्रैकिंग से बचाने के लिए किया जा रहा है। इस बंकर को बनाने में पूरे 7 साल लगे थे। अकेले भवन समूह की परिधि ही 20,000 मीटर लंबी थी और अंदर की सुविधाएं भी बेहद आधुनिक थीं। यहां तक कि निवासियों के कपड़े तक रेडिएशन स्तर और हवा की गुणवत्ता को रियल टाइम मॉनिटर कर सकते थे। वहीं प्रबंधक के नेतृत्व में पीली वर्दी वाली टीम हर समय सेवाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूद रहती थी। जब वे उस मीटिंग हॉल में पहुंचे, जिसकी दीवारें बाहरी नजारे बदल सकती थीं,
मैक्स आखिरकार अपनी मां और नानी से मिला, लेकिन पिता राफा की नजरें बड़े स्क्रीन पर चल रही खबरों पर टिकी थीं। रूस के रक्षा मंत्री ने आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की थी कि वे कुछ उकसावे वाली कार्रवाइयों का कड़ा जवाब देंगे। इसके बाद परिवार खाना खाने के लिए रेस्तरां की ओर बढ़ा, जहां उनकी मुलाकात संयोग से मैक्स की दिवंगत प्रेमिका के परिवार से हो गई। माहौल अचानक ही बोझिल और गंभीर हो गया। मैक्स ने बेहद सच्चाई से अपनी ग्लानि व्यक्त की, लेकिन प्रेमिका के पिता गिल्मो पूरे समय ठंडा और उदासीन बने रहे। साफ था कि उसने अपनी बेटी के कातिल को अब तक माफ नहीं किया था। बीते दिनों में दोनों परिवारों के रिश्ते बेहद करीबी थे, मगर उस हादसे के बाद सब कुछ पूरी तरह टूट गया। गिल्मो ने शिष्टता से अपनी नई पत्नी का परिचय कराया। असल में बेटी की मौत के सिर्फ 6 महीने बाद ही उसकी पहली पत्नी भी एक कार दुर्घटना में मारी गई थी। गिल्मो काफी बातें करने वाले इंसान थे। उन्होंने जरा भी ऐसा नहीं जताया कि उन्हें मैक्स से कोई नफरत है, मगर मैक्स की दिवंगत प्रेमिका की बहन अशिया इतनी सहज नहीं थी। खाने के दौरान उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ताना मारा। आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि मरती हुई प्रेमिका को अकेला छोड़कर भाग जाए? मैक्स के दिमाग में उस दर्दनाक रात की यादें फिर से ताजा हो गईं, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द भी सफाई में नहीं कहा। जब माहौल और भी असहज होने लगा, तभी बंकर का प्रबंधक अपने स्टाफ के साथ रेस्तरां में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले एक बुरी खबर सुनाई। अटलांटिक में युद्ध की स्थिति और भी बिगड़ चुकी है, इसलिए सबको लंबे समय तक बंकर में रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद उसने कुछ जरूरी नियमों पर जोर दिया। क्योंकि बंकर में सेवा करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित थी, इसलिए अब निवासियों को कुछ छोटे मोटे काम खुद करने होंगे, जैसे अपना खाना खुद लेना और खाने के बाद बर्तनों को खुद साफ करना। ये काम सुनने में आसान लगते थे, लेकिन इन ऐशो आराम में पले अमीरों के लिए यह बिल्कुल भी सुखद खबर नहीं थी। मगर बाहर की भयानक स्थिति को देखते हुए सबको अपना असंतोष दबाना पड़ा। आखिर यह उनकी निजी हवेली नहीं थी। कमरे में लौटने के बाद ऊपर से शांत दिख रहे गिल्मो का सब्र टूट गया। खाने की मेज पर कई बार उसका मन हुआ था कि हाथ में पकड़ी स्टील की कांटे को मैक्स के सिर में घोंप दे। गिल्मो की नजरों में उसकी बेटी का कातिल एक ढोंगी इंसान था, जो बस अपनी नकली शक्ल दिखाने में माहिर था। नई पत्नी ने गिल्मो को समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह हुआ कि गिल्मो ने उसी पर झल्लाकर डांट लगा दी। उधर जिम में मैक्स की मुलाकात अपनी साली अशिया से हुई। वह नहीं चाहता था कि अपनी प्रेमिका की बहन हमेशा नफरत में डूबी रहे, इसलिए उसने उसे अपनी प्रेमिका का वह मोबाइल सौंप दिया जो हादसे की जगह पर गिरा रह गया था। अशिया तुरंत अपने कमरे में लौट आई और उसमें मौजूद एल्बम खोलकर देखने लगी। ज्यादातर वीडियो उसकी बहन और मैक्स के बीच की निजी और प्यारी यादों से भरे थे। स्क्रीन पर बहन के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान देखकर अशिया के लिए यह मानना मुश्किल था कि मैक्स वाकई इतना बेरहम हो सकता है। इसी बीच उदास गिल्मो शराब पीने रेस्तरां आ पहुंचा, लेकिन वहां उसे बताया गया कि हर निवासी को रोजाना सिर्फ 2 गिलास की सीमा है। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बार का काउंटर जोरों से हिलने लगा। साथ ही रेस्तरां की स्क्रीन तेजी से झिलमिलाने लगी। अगले ही पल कान फाड़ देने वाला सायरन बज उठा। घोषणा हुई, बंकर पर हमला हुआ है। कृपया सभी लोग तुरंत सबसे निचली मंजिल के गुंबद वाले क्षेत्र में जाएं। वह इस बंकर का सबसे सुरक्षित इलाका है। अब पूरा बंकर बुरी तरह हिल रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए हर दिशा में भागने लगे। अशिया उलटी दिशा में दौड़ी और बार के पास पहुंच गई, जहां उसने देखा कि मैक्स और उसका बेटा मिलकर पिता राफा को सहारा देकर बाहर ला रहे थे। यह दृश्य देखकर अशिया के दिल में अचानक एक हल्की सी नरमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि शायद मैक्स उतना बुरा इंसान नहीं जितना उसने सोचा था। सभी लोग जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुसे और नीचे की ओर बढ़ने लगे, मगर बीच रास्ते अचानक लिफ्ट में गड़बड़ी हो गई। वह तेजी से नीचे गिरने लगी। सबके मुंह से निराशा और दहशत भरी चीखें निकल पड़ी, लेकिन ठीक वक्त पर आपातकालीन ब्रेक सिस्टम सक्रिय हो गया। लिफ्ट रुक गई और सबकी जान बच गई। हकबकाए और सहमे हुए लोग लिफ्ट से बाहर निकले और भीड़ के साथ मिलकर गुंबद वाले सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए। हॉल की बड़ी स्क्रीन पर दुनिया भर की खबरें लाइव दिख रही थीं। युद्ध की स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। ज्यादातर देश इस जंग में घसीटे जा चुके थे। सबका मनोबल बिल्कुल टूट गया। क्या सचमुच तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था? इसी दौरान प्रबंधक आगे आया और सबको सूचित किया कि अभी अभी बंकर के दक्षिणी हिस्से में स्थित अटलांटिक अलायंस बेस पर परमाणु हमला हुआ है। चूंकि दूरी बहुत कम थी,
इसलिए बंकर में सबने तीव्र झटके महसूस किए। उसने कहा कि बाहर हालात बेहद जटिल हैं, लेकिन सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कम से कम यह बंकर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई स्क्रीन पर एक एक कर परमाणु विस्फोट के बाद उठते विशाल मशरूम क्लाउड दिखाई देने लगे। थोड़ी ही देर में सिग्नल टूट गया, यहां तक कि बंकर के बाहर की पुल तक विस्फोट की धमाके से ढह गई। एक भयंकर धमाके के साथ पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। प्रबंधक घबराकर बोला कि उसे तुरंत नियंत्रण केंद्र जाना होगा। मौजूद अमीर लोग आपस में धीमी आवाज में बेकरारी से चर्चा करने लगे। उन्होंने बंकर में शरण इसलिए ली थी ताकि परमाणु युद्ध से बच सकें, लेकिन यह दिन इतनी अचानक आ टपकेगा किसी ने नहीं सोचा था। जब चारों तरफ माहौल निराशा से भर गया, तब राफा ने तय किया कि अब वक्त आ गया है उस कार दुर्घटना का सच बताने का। असल में मैक्स ने अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ा था। हादसे के बाद उसने सबसे पहले अपने पिता को मदद के लिए फोन किया। राफा जल्दबाजी में वहां पहुंचा और नशे में धुत बेटे को बचाने के लिए उसे जंगल में छिपने पर मजबूर किया। लेकिन अदालत की सुनवाई तक आते आते राफा अपने जमीर के बोझ तले टूट गया और सच बोल दिया। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा झूठ का सहारा लेकर सजा से बचे। इसी वजह से मैक्स को अंततः 5 साल की सजा सुनाई गई। यह छिपा हुआ सच सुनकर दोनों परिवार हक्के बक्के रह गए। नानी गुस्से में दामाद को डांटने लगी। उसके इस बदलते फैसले ने नाती की जिंदगी के 3 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। लेकिन मैक्स की मां मजबूती से पति के पक्ष में खड़ी रही। उसकी नजर में राफा ने जो किया वह बेटे को प्रायश्चित का अवसर देने जैसा था। तभी प्रबंधक बाहर आया और सबको बताया कि उसने अभी अभी स्टाफ से पुष्टि की है। बाहरी दुनिया से जुड़े एंटेना में गड़बड़ी आ गई है, जिसकी मरम्मत जरूरी है ताकि लोग हालात की सही जानकारी पा सकें। वह तकनीशियनों से लाइव प्रसारण शुरू करने को कहेगा। उसी वक्त सुरक्षा प्रमुख अपने एक साथी के साथ पूरी सुरक्षा पोशाक पहनकर तैयार हो गया। सबकी टकटकी भरी नजरों के बीच दोनों ने भारी आइसोलेशन दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य मानो कयामत का मंजर था। हर तरफ परमाणु धूल तैर रही थी। हवा में विकिरण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे ही कैमरे में जली भुनी लाशें दिखाई दी, सबके चेहरे दहशत से सख्त हो गए। इस तबाही की निर्ममता उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसी वक्त मॉनिटरिंग स्टाफ ने चेतावनी दी कि तापमान और विकिरण की मात्रा अब भी तेजी से बढ़ रही है। मजबूरन दोनों तकनीशियन जल्दी जल्दी एंटेना लगाने लगे। लेकिन काम के बीच अचानक एक मरम्मत कर्मी का दस्ताना तपते लोहे की रेलिंग से चिपक गया। अब वह इंस्टॉलेशन छोड़कर हाथ छुड़ाने में जुट गया। उसने स्क्रू ड्राइवर से दस्ताने को चीरकर किसी तरह हाथ निकाला। इस हालात में मिशन पूरा करना असंभव था। प्रबंधक ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों तुरंत बंकर के भीतर वापस लौट आए। परत दर परत सफाई और डिसइंफेक्ट करने के बाद दोनों मरम्मत करने वाले आखिरकार आइसोलेशन रूम में दाखिल हो गए। लेकिन क्योंकि उनके दस्ताने फट गए थे, यह तय था कि उन्होंने भारी मात्रा में रेडिएशन झेला है। स्टाफ ने घबराकर तुरंत कैमरा बंद कर दिया, जिससे बचे हुए अमीर लोग और भी ज्यादा डर गए। बटलर ने कुछ हल्की फुल्की दिलासा देने वाली बातें कहीं और फिर मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। जैसे ही उसने पासवर्ड वाला दरवाजा पार किया, उसके चेहरे की चिंता पल भर में गायब हो गई। कंट्रोल रूम के अंदर बैठे कर्मचारी खुशी से तालियां बजाने लगे। असल में यह सब एक सोची समझी चाल थी, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? आखिर किस तरह की धोखाधड़ी से इन टॉप के अमीरों को पूरी तरह बेवकूफ बनाया जा सकता था? धोखेबाज गिरोह की नेता नताया ने 7 साल पहले ही सारा खेल रचा हुआ था। उसे लगता था कि कामयाबी की कुंजी यह है कि अमीरों को दुनिया के खत्म होने पर भरोसा दिलाया जाए। ये लोग धैर्य से तब तक इंतजार करते जब तक भू राजनैतिक हालात तनखा ना हो जाए। जैसे ही कोई स्थानीय संघर्ष भड़कता, तब उनका एक्ट शुरू हो जाता। नताया युद्ध के तेज होने का बहाना बनाकर फंसाए गए अमीरों को बंकर में शरण लेने के लिए बुलाती। उसके बाद टीम के लोग प्रदर्शन के लिए तालमेल बैठाते। वे जानबूझकर सड़कों पर अफरा तफरी और आपातकालीन माहौल बनाते, यहां तक कि हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले हवा में नियंत्रण के नकली निर्देश भी जारी कर देते। दरअसल फोन उठाते ही अमीर ने जो देखा और सुना, सब कुछ नताया कि टीम के नियंत्रण में होता। स्क्रीन पर दिखने वाली बढ़ती घटनाओं की खबरें भी वे ही निर्देशित करते। वे धीरे धीरे अमीरों को इस बात पर कायल कर देते कि तीसरी विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है। अगला बड़ा तमाशा था हमले के समय के दृश्य का नाटक।
असल में यह बंकर जमीन के किसी गुफा में नहीं बना था, बल्कि एक यांत्रिक प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था जो बिना संरचना को नुकसान पहुंचाए हिल सकता और स्थान परिवर्तन कर सकता था। बेशक यह युद्ध के सिमुलेशन की बुनियादी शर्तें मात्र थीं। नताया की स्पेशल इफेक्ट टीम ने भारी मात्रा में ध्वनि और दृश्य प्रभाव बनाए और पहले से तैयार किए गए बड़े बड़े पत्थरों के दीवार फोड़ने के दृश्यों के साथ मिलकर यह सब असली जैसा दिखाने के लिए काफी था। तनाव को और गहराने के लिए उन्होंने बंकर की दरारों से दर्जनों टन धूल बाहर फेंकी, यहां तक कि लिफ्ट गिरने का नाटक भी किया, जिससे अमीर लोग चीख पुकार के बीच मौत को करीब महसूस करने लगे। जब डर और निराशा में उनकी मानसिक दीवार टूट गई, तभी नताया ने दुनिया के अंत का असली शो शुरू किया। अमीर जो देख रहे थे वो दरअसल न्यूज डॉक्यूमेंट्री का रूप दिया गया स्पेशल इफेक्ट फिल्म थी। केवल परमाणु बम धमाके का दृश्य बनाने में ही पूरे 2 साल लग गए थे। सुरक्षा प्रमुख के जमीन पर जाकर एंटीना ठीक करने का दृश्य भी असल में एक सुनसान पत्थर खदान में बनाए गए सेट पर फिल्माया गया था और फिर डिजिटल इफेक्ट से तैयार किया गया। उसमें दस्ताने का तपती रेलिंग पर चिपक जाने वाला हिस्सा तो कमाल का था। यही वो पल था जिसने अमीरों के मन में बची हुई आखिरी शंका भी मिटा दी। धीरे धीरे वे मानने लगे कि वे सचमुच कयामत के बचे हुए लोग हैं। चाहे पहले वे आलीशान जिंदगी जीने के आदी थे, अब उन्हें बंकर की तंगी वाली जिंदगी में ढलना ही पड़ा। बंद और दबे कुचले माहौल में अमीर लोग तरह तरह की बातें सोचने लगे। कोई मानता कि इंसानियत अब मिटने वाली है, तो कोई सोचता कि नए सिरे से घर आंगन कैसे बनाया जाए। इसी अजीबोगरीब माहौल ने पहला हादसा जन्म दिया। एक औरत जो पहले से ही चिंता की बीमारी से जूझ रही थी, टॉयलेट में फांसी लगाने की कोशिश करने लगी। अच्छा हुआ कि आशिया ने समय रहते मेडिकल टीम को बुला लिया, तभी उस औरत की जान बच पाई। बंकर की अकेली महिला डॉक्टर ने अपनी चिंता जताई। उसका मानना था कि इस तरह का धोखा कई लोगों को पागलपन की ओर धकेल सकता है, मगर नताया ने दृढ़ आवाज में कहा कि टीम का अगला कदम है ऐसा सबूत गढ़ना जिस पर कोई शक न कर सके। मेकअप आर्टिस्ट सुरक्षा प्रमुख के शरीर पर विकिरण से जले हुए घावों के निशान बना देंगे, ताकि अमीरों के मन में बंकर छोड़ने का ख्याल और भी मिट जाए। ज्यादा देर नहीं बीती कि कुछ निवासियों को अचानक बुलावा मिला। उनमें टॉप अमीर गिल्मो की नई पत्नी सीक्रेट भी शामिल थी। उनका ब्लड ग्रुप सुरक्षा प्रमुख से पूरी तरह मिलता था। शायद इलाज के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। नताया ने खास तौर पर ऑपरेशन थिएटर को ब्लड टेस्ट रूम के बिल्कुल बगल में रखा। पारदर्शी शीशे से सुरक्षा प्रमुख की सड़ी गली त्वचा और डॉक्टर की घबराई हुई चीखें सुनकर जबरदस्त इंद्रिय आघात ने कुछ लोगों की मानसिक रक्षा दीवार पूरी तरह तोड़ दी। उन्होंने जो देखा सुना तुरंत अपने परिवार और दोस्तों को बताया। अब तो सबने पूरी तरह मान लिया कि सचमुच दुनिया का अंत हो चुका है। डर और निराशा ने पूरे हॉल को भर दिया। इसके ठीक उलट नताया की टीम तालियां पीट पीट कर इस नाटक की सफलता का जश्न मना रही थी। लेकिन अकेली जो इस माहौल से बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रही थी, वो थी वही महिला डॉक्टर। वह इस तरह लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ सहन नहीं कर पा रही थी। उसे याद आया कि अभी हाल ही में कोई इस धोखे की वजह से जान गंवाने के करीब पहुंच गया था। इसीलिए उसने तय कर लिया कि वह इस झूठ से भरी जगह को छोड़ देगी। मगर नताया भला यह कैसे मंजूर करती? अगर डॉक्टर बाहर निकल गई तो बंकर का पूरा राज खुल सकता था। चाहे उसे डराया धमकाया गया हो या लालच दिया गया हो, फिर भी महिला डॉक्टर अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। टीम का सदस्य एनक वाला, जिसने यह सब मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देखा, तुरंत वहां पहुंचा। उसने कुछ शांति देने वाली गोलियां निकालकर उसे देने की कोशिश की, लेकिन महिला डॉक्टर ने गुस्से में उसकी हथेली से दवाइयां झटक दी। क्रोध में अंधा होकर एनक वाले ने जोर से धक्का दे दिया। महिला डॉक्टर संतुलन खो बैठी और चीख मारते हुए गलियारे से नीचे गिर गई। पहली घबराहट के बाद नताया फिर से अपनी चतुर और सधी हुई शक्ल में लौट आई। उसने महिला डॉक्टर की मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया। सबके सामने उसने ऐलान किया कि सुरक्षा प्रमुख विकिरण से लगी चोटों के चलते मर गया और डॉक्टर अपने साथी को बचाने में असफल रहने के अपराध बोध में आत्महत्या कर बैठी। जब लोग इस दुखद खबर से मायूस थे, उसी मौके का फायदा उठाकर नताया ने नया नियम लागू कर दिया। बंकर अब सिर्फ एहतियाती लॉकडाउन में नहीं रहेगा, बल्कि अनिश्चित काल तक पूरी तरह बंद रहेगा। हर जीवन आवश्यक वस्तु पर और भी सख्त राशनिंग लागू होगी। इसी बीच टॉप अमीर गिल्मो अपने कमरे में लौटा। उसकी जवान और खूबसूरत पत्नी बेताबी से उसे नहाने के लिए बुलाती है।
दोनों एक दूसरे की नजदीकियों और नरमी में खो जाते हैं, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत नताया की टीम कैमरों के जरिए देख रही है। नताया के चेहरे पर ठंडी मुस्कान तैर गई। उसके जहन में पुराने दृश्य चमक उठे। गिल्मो, जो रईस खानदान से ताल्लुक रखता था, देश का सबसे बड़ा व्यापारी माना जाता था और जिसकी दौलत इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से लेकर ऊर्जा और समुद्री कारोबार तक फैली हुई थी। वह अभी 64 कंपनियां संचालित कर रहा है, जिनके मुख्यालय 40 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। नताया ने दरअसल शुरू से ही इस टॉप अमीर पर नजर बनी रखी थी। यहां मौजूद सारे लोग 10 जिंदगियां मेहनत कर लें तो भी उसके दौलत का 1% वे हासिल नहीं कर सकते। नताया की असल चाहत यही थी कि इस वर्गीय बेड़ियों को तोड़ा जाए और टीम के हर सदस्य को अरबपतियों जैसा बनने का मौका मिले। अब जब उन्होंने हर तरकीब से अमीरों को कयामत के होने पर भरोसा करा दिया है, अगला कदम है उनकी संपत्ति को हर हाल में हड़पना। नताया ने इसके लिए पहले ही योजना बना रखी थी। अमीर जब बंकर पहुंचे तो उनके फोन ले लिए गए। बाहरी लोग कहते रहे कि यह सुरक्षा के लिए है, पर असलियत यह थी कि टीम फोन उठाकर कॉल्स संभाल लेती और मैसेज का जवाब देती। अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वे एक साथ दर्जनों अमीरों के सोशल अकाउंट्स को रियल टाइम में अपडेट करते रहे। आखिर में बस कोई बहाना बना दिया जाएगा, जैसे वे छुट्टियों पर गए हुए हैं, और अस्थायी तौर पर इन अमीरों की गैरमौजूदगी को छुपा लिया जाएगा ताकि फौरन कोई पुलिस केस न करे। लेकिन यह तो सिर्फ समय खरीदना था। एआई रोजाना इन अमीरों के बोलचाल, लहजा और शब्द चयन को रिकॉर्ड करके उनका एक परफेक्ट डबल तैयार कर देता, उनके व्यवहार की हूबहू नकल। और यही नताया का असली हथियार था, इस नकली पहचान के जरिए अमीरों को खाली कराना। उन्होंने अपना पहला निशाना गिल्मो को चुना था, इसलिए उसकी निगरानी पर वे बाकी की तुलना में कहीं ज्यादा सतर्क थे। कहाश गिल्मो ग्रुप के सहायक में जिम्मेदारी की भावना थी। दोनों कॉलेज के समय से दोस्त थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उसने जल्दी ही गिल्मो के अजीब व्यवहार पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब भी बेमिसाल था। बेहद खींची हुई आवाज में सहायक को चेतावनी दी गई कि वह अपने छुट्टी के समय में दखल न दे। वहीं दूसरी ओर अमीर लाफा अपनी पत्नी से झगड़ा करने के बाद पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठा और बड़े कदमों से रेस्टोरेंट में आया। जैसे कोई जंगली जानवर उसने मांस के टुकड़े चबाने शुरू कर दिए। सुरक्षा कर्मियों की समझाइश बेअसर रही तो उन्होंने सीधे इलेक्ट्रिक शॉकर निकाल लिया। इसी समय मैक्स अचानक सामने आया और सुरक्षा कर्मियों को चेतावनी दी कि वे अपने पिता को छोड़ दें। जब वे नहीं माने तो मैक्स ने जेल में सीखी गई मारक कला का उपयोग किया और केवल एक ही मूव में सुरक्षा कर्मियों को धराशायी कर दिया। जैसे जैसे और सुरक्षा कर्मी इकट्ठा होने लगे और युद्ध होने वाला दिखा, नताया ने आदेश दिया कि सभी रुके और स्थिति को जबरदस्ती नियंत्रण में लाया। उस सुरक्षा कर्मी ने अपनी शर्म महसूस की और रात को अकेले मैक्स के पास गया, अपनी चोरी हुई इलेक्ट्रिक छड़ी वापस मांगने। इस तुच्छ चुनौती का सामना करते हुए मैक्स ने बिना किसी झिझक के फिर से हमला किया और फिर भी वह जीतता रहा। जेल में दिन रात की ट्रेनिंग कोई मजाक नहीं थी। सुरक्षा कर्मी आग में झुलसते हुए एक धातु की बोतल उठाकर जोर से फेंकता है। दोनों की हल्ला गुल्ला इतनी जल्दी अन्य साथियों को भी आकर्षित कर देता है, मगर मैक्स ने रुकने का नाम नहीं लिया और एक शानदार हुक पंच से सुरक्षा कर्मी को जमीन पर पटक दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके हेडफोन गिर गए थे। जब पता चला कि सुरक्षा कर्मी बेहोश है तो सबने उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया, लेकिन अकेली महिला डॉक्टर अब मर चुकी थी और बची हुई नर्स ने केवल बेसिक इमरजेंसी ट्रेनिंग ली थी। जटिल सिर और मस्तिष्क की चोटों के सामने उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी एकमात्र रास्ता यही था कि उसे अस्पताल भेजा जाए, लेकिन जैसे ही वह बंकर छोड़ता, नताया का पूरा धोखा फूट सकता था। इसी घबराहट के बीच किसी ने देखा कि आशिया मैक्स के हाथ का इलाज कर रही थी। दरअसल यह लड़की मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ चुकी थी और उसके पास इंटर्नशिप का अनुभव भी था। उसकी चिकित्सा कला बंकर की कई नर्सों से कहीं बेहतर थी। कुछ ही देर में आशिया को मेडिकल रूम बुलाया गया। उसने बेहोश सुरक्षा कर्मी को देखा और साहसपूर्वक अंदाजा लगाया कि उसे मस्तिष्क की चोट नहीं, बल्कि श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने से ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोशी आई है। एक खास दवा लगाने के बाद वह सुरक्षा कर्मी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जो उसने देखा, आशिया उस पल स्वर्गदूत की तरह पवित्र चमकती प्रतीत हुई। आशिया की इस कार्रवाई ने केवल एक जान बचाई ही नहीं, बल्कि अपराधी मैक्स को भी सज्जा से बचा लिया। अगर यहां कोई मौत हो जाती तो नताया ने कसम खाई थी कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा,
मगर मैक्स का ध्यान किसी और चीज पर था। No sé lo que le han contado, pero él me golpeó y yo me defendí. Porque apesta este lugar de institución penitenciaria. नताया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैक्स के शरीर से इलेक्ट्रिक शॉकर निकाल लिया। यह न केवल उसके पिछले व्यवहार की सजा थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी। नताया जानती थी कि इंसानी मन कितना जटिल होता है। कोई भी हमेशा इस दुनिया से कटे बंकर में नहीं रहना चाहेगा, इसलिए हर समय उन्हें कुछ नया रोमांच देने की जरूरत होती थी। इस बार फिर दाढ़ी वाले ने कहानी लिखी थी। उसने जमीन के सबसे नजदीक वाले कमरे में एक कम्युनिकेशन रूम बनाया और निवासियों को आमंत्रित किया कि वे रेडियो के जरिए बाहरी दुनिया की हर पल की जानकारी प्राप्त करें। शुरू में किसी को कुछ भी नहीं मिला और सभी ने सोच लिया कि बाहर कोई जीवित नहीं बचा। तब मिमी के रेडियो ने एक मदद की कॉल पकड़ी। एक निजी हवाई जहाज का ईंधन खत्म होने को था और वह किसी देश के युद्धपोत पर उतरना चाहता था, परंतु वहां के लोगों ने उसे ठुकरा दिया। कंट्रोल रूम में दो अभिनेता पूरी ताकत से रेडियो के दोनों पक्षों का अभिनय कर रहे थे। एक विस्फोट के बाद रेडियो मृत सन्नाटा बन गया, मगर अमीर लोग अब भी पहले के तनावपूर्ण संघर्ष में डूबे हुए थे और उन्होंने फिर से देखा कि जब कयामत आती है तो वह कितनी निर्दयी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ शान ने निगरानी से ढेरों डेटा इकट्ठा कर लिया और जल्द ही वो लगभग परफेक्ट वर्चुअल क्लोन इंसान में बदल गया। उसकी चाल ढाल और हाव भाव बिल्कुल असली इंसान जैसे थे। लेकिन टॉप बिजनेसमैन गिल्मो का पार्टनर और असिस्टेंट जेसन को हमेशा से लगता रहा कि बॉस में कुछ गड़बड़ है। बीते सालों से वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर नजर गड़ाए हुए था और हाल ही में बड़ी मुश्किल से उसे खरीदने का मौका मिला था। मगर गिल्मो अचानक विदेश घूमने निकल गया और किसी भी हाल में लौटने को तैयार नहीं हुआ। उसने तो जेसन को ही पूरा अधिकार दे दिया कि वो इस डील को आगे बढ़ाए। घबराहट में जेसन ने अचानक एक अजीब सा कोड बोल दिया जिसमें अक्षर और नंबर शामिल थे। सबके होश उड़ गए। नताया ने तुरंत झूठा नेटवर्क डिस्कनेक्ट दिखाया और फिर गिल्मो ग्रुप का पूरा डाटाबेस खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन उस कोड का मतलब कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार जब उन्होंने गिल्मो की दिवंगत बेटी का सोशल अकाउंट हैक किया तो बाप बेटी की बातचीत से पता चला कि जेसन का बताया हुआ कोड दरअसल एक घुड़दौड़ का नाम था। एआई ने फौरन कॉल बैक किया और किसी तरह स्थिति को संभाल लिया, मगर असली मुश्किल अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि डील का कॉन्ट्रैक्ट गिल्मो के घर के लॉकर में बंद था। असिस्टेंट के पास साइन करने का अधिकार तो था, लेकिन बिना लॉकर का पासवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट निकाले डील पूरी नहीं हो सकती थी। यह काम जानकारी जुटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। इसी बीच मैक्स बास्केटबॉल कोर्ट में आराम कर रहा था। अचानक उसे एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिल गया जो पहले घायल हुए सिक्योरिटी गार्ड का छूटा हुआ था। जिज्ञासा में उसने ईयरफोन कान में लगाया और उसके कानों में अपने पिता की आवाज गूंज उठी, जो किसी बार में बैठा हंसी मजाक कर रहा था। मॉनिटरिंग रूम के स्टाफ ने इस असामान्य हरकत को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने फौरन सारे कम्युनिकेशन काट दिए और यहां तक कि ईयरफोन वापस लेने के लिए लोगों को भेज दिया। इन लगातार अजीब हरकतों ने मैक्स के शक को और पक्का कर दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि बनुंकर के सभी लोग हर वक्त निगरानी में हैं, यहां तक कि उनकी बातचीत भी कोई सुन रहा है। लेकिन एक सवाल मैक्स के दिमाग में अटका रहा। कैमरे तो सिर्फ तय जगहों को ही दिखा सकते हैं, मगर लोग तो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर वो उनकी बातचीत कैसे सुनते हैं? उधर गिल्मो बार में बैठा बार टेंडर से फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नई दुल्हन मीमी अचानक वहां पहुंच गई और सब कुछ देख लिया। गुस्से से भरी मीमी घर लौट आई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी आसिया मोबाइल में खोई हुई है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में मैक्स और बड़ी बेटी के पुराने रोमांटिक लम्हे थे। गिल्मो गुस्से से तमतमाता हुआ फोन छीनकर सीधे मैक्स के कमरे में घुसा। उसने मैक्स पर चिल्लाते हुए कहा कि पहले उसने उसकी बेटी और पत्नी को मारा और अब छोटी बेटी को भी बर्बाद कर रहा है। गलती का बोझ उठाए मैक्स पलटकर वार नहीं कर पाया और जल्दी ही उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। लेकिन तभी हालात बदल गए। मैक्स की मां कमरे में दाखिल हुई और फूलदान उठाकर गिल्मो के सिर पर दे मारा। इस तरह यह एक तरफा लड़ाई खत्म हुई, मगर जैसे ही मैक्स कमरे से बाहर निकला, उसकी मां ने अचानक आंसुओं से भरी आंखों के साथ गिल्मो को गले लगा लिया। असल में दोनों 20 साल पहले से ही चोरी छुपे साथ थे। कहना पड़ेगा, अमीरों की मोहब्बत वाकई काफी पेचीदा होती है। वहीं दूसरी तरफ आसिया को जब पता चला कि उसके पिता ने मैक्स को बुरी तरह पीटा है, तो वो तुरंत माफी मांगने पहुंच गई।
उसने सफाई दी कि वो मोबाइल में इतनी गहराई से देख रही थी कि ध्यान ही नहीं रहा पिता कमरे में आ गए। मैक्स ने भारी मन से कहा, वो किसी को दोष नहीं देता। उसने गिल्मो की बेटी की जान ली थी तो सजा मिलना लाजिमी था। आसिया चुपचाप सामने खड़े आदमी को देखती रही। इन दिनों उसने न जाने कितनी बार मोबाइल पर वो वीडियो देखे थे। अब उसके मन से मैक्स के लिए नफरत कब की मिट चुकी थी, बल्कि वो तो चुपचाप उससे मोहब्बत करने लगी थी। उधर नताया गिल्मो के घर के लॉकर का पासवर्ड निकालने के लिए नई चाल चलती है। वो बार की एक बारटेंडर को इशारा करती है कि वो गिल्मो के करीब जाए। कुछ पैक के बाद माहौल ढीला हो गया। औरत ने पूरी कोशिश लगा दी। आखिरकार ये बड़ा अमीर शख्स फंस ही गया। उसने सच का खेल खेलते खेलते चालाकी से लॉकर का पासवर्ड सवाल में शामिल कर दिया। गिल्मो भले ही उस वक्त बस जिस्मानी ख्वाहिशों में बह रहा था, मगर एहतियात बरतते हुए उसने पासवर्ड लिखने के बजाय जुबानी ही बोला। तुरंत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसके माइक्रो एक्सप्रेशन और बॉडी डेटा का एनालिसिस किया और नतीजा निकाला कि ये पासवर्ड सही होने की संभावना 60% से भी ज्यादा है। भले ही 100% पक्का नहीं था, मगर इसी दौरान असिस्टेंट जैसन गिल्मो के घर पहुंच चुका था। नताया के पास वक्त नहीं था, उसने सीधे वो नंबर पढ़कर बता दिया। 02। किस्मत भी साथ दे गई, लॉकर सचमुच खुल गया। जैसन ने भी अपने दिल से शक निकाल दिया। मौके को सही देखते हुए नताया ने डिजिटल क्लोन के जरिए जैसन को नया हुक्म भेजा। उसे थाईलैंड, बैंकॉक जाकर एक नई उभरती यूनिकॉर्न कंपनी को खरीद लेना था। और इधर मैक्स कई दिनों की टोह के बाद आखिरकार समझ गया कि सुनने वाले डिवाइस कहां छुपाए गए हैं। उसने बाथरूम से चुपके से एक मेटल क्लिप उठाया और बिस्तर में दुबक कर बैठ गया। अब उसका इरादा अपने हाथ से पहनी ट्रैकिंग बैंड उतार फेंकने का था। ये वही कंगन था जो मैक्स ने पहले दिन बंकर में कदम रखते ही पहन लिया था। उस वक्त स्टाफ ने उसे समझाया था कि यह ब्रेसलेट उसके शरीर का डाटा मॉनिटर करेगा, लेकिन असलियत में यह एक लिसनिंग डिवाइस था। मैक्स ने उसे उखाड़ने की पूरी कोशिश की, मगर घंटों जूझने के बाद भी कंगन जरा सा भी ढीला नहीं पड़ा। 3 साल की जेल जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इसमें जरूर कोई चाल छुपी है। वो सीधा नताया के पास पहुंचा और पूछ बैठा, आखिर सबकी जासूसी और निगरानी क्यों की जा रही है? नताया ने साफ इनकार करने के बजाय एकदम सधे हुए अंदाज में तर्क दे डाला। उसने कहा, कयामत के बाद इंसानियत का असली चेहरा बहुत खतरनाक होता है। जब संसाधन सीमित हों तो मुझे हर एक इंसान के सोच और हरकत पर नजर रखनी ही पड़ेगी। अगर एक भी सिरफिरा सामने आ गया तो पूरे बंकर की तबाही तय है। मैक्स ने तुरंत भांप लिया, यह सब बहानेबाजी है। तभी उसकी नजर पास रखी हुई सिग्नल एंड सिक्योरिटी की एक किताब पर पड़ी। उसने झटपट दिमाग में आइडिया बना लिया। जाते जाते वो जानबूझकर कंप्यूटर से टकराया और जैसे ही नताया पलटी, उसने वो किताब चुपके से अपनी शर्ट के नीचे छिपा ली। शायद जेल का अनुभव ही था जिसने मैक्स के अंदर आजादी की तड़प और भी गहरी कर दी थी। जहां बाकी लोग इस बंकर की कैद जिंदगी को मजबूरी मान चुके थे, वहीं उसे नफरत थी इस हर वक्त निगरानी वाली दुनिया से। वो सबसे पहले आसिया के पास गया। उसे लेकर वो सीधा उस आइसोलेशन रूम में दाखिल हुआ जहां कैमरे नहीं लगे थे। दरवाजा मजबूती से बंद करके उसने जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली और आसिया को इशारा किया, चुप रहना। फिर उसने कलाई पर बंधे ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था, ये हमारी बात सुन रहा है। इसके बाद मैक्स जानबूझकर रोमांटिक और इशारों भरी बातें करने लगा ताकि मॉनिटरिंग करने वालों को गुमराह किया जा सके। लेकिन उसकी असली बात तो पहले ही उस पर्ची पर लिखी हुई थी। मैक्स अब ठान चुका था कि वो यहां के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बंकर के बाहर की सच्चाई देखेगा। लेकिन यह काम अकेले उसके बस का नहीं था, इसलिए उसने आसिया से मदद मांगी। दोनों इतने करीब आ गए कि माहौल ही अचानक रोमांटिक हो गया। आसिया का दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया हो। उसने बिना सोचे समझे ही हां में सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों सीधे मैक्स के कमरे में पहुंच गए। दरवाजा अच्छी तरह बंद करके उन्होंने यूं दिखाया मानो वो अब करीबी पल बिताने वाले हों, और इसी बहाने उन्होंने कपड़े की पट्टी से कैमरे को ढक दिया। अब उन पर किसी की नजर नहीं थी। मैक्स ने जेब से अपना तैयार किया हुआ स्पीकर निकाला और उसे आसानी से अपने लिसनिंग ब्रेसलेट पर टिका दिया। जैसे ही मधुर संगीत बजने लगा, दोनों को पहली बार खुलकर बातें करने का मौका मिला। कंट्रोल रूम के लोग परेशान होकर स्क्रीन देखते रह गए, लेकिन चाहकर भी कमरे में घुसकर रोक नहीं सकते थे। मैक्स ने मौका पाकर आसिया को अपने और राज बताए। उसने बताया, यह शेल्टर बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना है। यहां कहीं भी सेफ्टी स्टेयरकेस नहीं है।
ये बहुत गड़बड़ है। लगातार जांच पड़ताल के बाद मैक्स को एक छुपा हुआ इमरजेंसी साइन मिला था। असल में वो सीढ़ियां बंकर की छत में छुपी थीं। उसने सिग्नल एंड सिक्योरिटी मैनुअल के आधार पर पूरी एस्केप प्लान तैयार की। उसका इरादा था कि पहले किसी मॉनिटरिंग ब्लाइंड स्पॉट में जाकर पावर केबल काटे। इससे सिस्टम शॉर्ट सर्किट करेगा और पब्लिक एरिया की सारी मॉनिटरिंग ठप पड़ जाएगी। और फिर एक धमाका करके बंकर में अफरा तफरी फैलाई जाएगी। माइक इसी मौके का फायदा उठाकर सेफ्टी सीढ़ियों से बंकर से भाग निकलने की योजना बना रहा था। प्लान सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन असलियत में इसे अंजाम देना इतना आसान नहीं था। दोनों को पहले इसकी व्यवहारिकता को और परखना जरूरी था। उधर मॉनिटरिंग रूम में बैठी नताया को मैक्स की हरकतों का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसकी पूरी तवज्जो तो गिलमोर के असिस्टेंट पर थी। नताया चाहती थी कि सामने वाला उसकी खाली खोखली कंपनी को मोटी रकम में खरीद ले। इसके लिए उसने एक नकली बैलेंस शीट और फाइनेंशियल डेटा तैयार कर लिया था, जिससे कंपनी न सिर्फ एक्टिव बल्कि मुनाफे वाली लगे। और ताकि सब कुछ असली लगे, उसने ये तक किया कि 3 साल पहले से ही उस कंपनी के नाम पर टैक्स भरना शुरू कर दिया था। इसी बीच गिलमोर के असिस्टेंट जेसन को जब बॉस से कंपनी खरीदने का ऑर्डर मिला तो वह तुरंत थाईलैंड निकल पड़ा। लंबी थकाऊ यात्रा के बाद आखिरकार वह मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखा, जेसन को महसूस हुआ कि यह कंपनी वाकई बहुत ही अलग और अनोखी थी। असल में यह सब नताया का बनाया हुआ नकली माहौल था, ताकि हर किसी को यह लगे कि कंपनी ऊर्जा और संभावनाओं से भरी हुई है। मगर असली परीक्षा तब शुरू हुई जब दोनों आमने सामने बैठकर डील पर बात करने लगे। वहां जेसन को साफ साफ बताया गया कि कोई और पहले ही ज्यादा बोली लगा चुका है। यह सुनकर जेसन का मूड खराब हो गया और उसने तुरंत बॉस को साफ कर दिया कि इस डील को अब छोड़ देना चाहिए। नताया के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वह बेचैन हो गई और तुरंत डिजिटल ह्यूमन से कहकर जेसन को दोबारा सोचने के लिए मनाने की कोशिश की। उधर बंकर में मैक्स और आसिया ने फिर से वही पुरानी तरकीब अपनाई। उन्होंने कैमरे और लिसनिंग डिवाइस को बदलने के बाद दीवार पर ओपनर से एक गोल छेद किया। अंदर से एक छिपी हुई वायरिंग मिली, जिसे बाहर खींचकर मैक्स ने काट दिया। फिर उसने तारों को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगले ही पल पूरा सिस्टम रिस्टार्ट होने लगा और इसके साथ ही डिजिटल ह्यूमन और गिलमोर की कम्युनिकेशन भी टूट गई। मोबाइल स्क्रीन पर लॉशान का सिग्नल उभर आया। नताया की टीम ने तुरंत वायरिंग चेक करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई शॉर्ट सर्किट का निशान नहीं मिला, क्योंकि मैक्स पहले ही तारों को जोड़कर सब कुछ पहले जैसा कर चुका था। उसके पास स्टॉप वॉच थी, जिससे उसने सिस्टम रीस्टार्ट का सही समय निकाल लिया था, 2 मिनट 45 सेकंड। यह वक्त लंबा तो नहीं था, मगर बिना निगरानी के इतने सेकंड काफी थे जिनमें वे बहुत कुछ कर सकते थे। इसी बीच नताया ने जेसन को फंसाने के लिए नई चाल चली। उसने खास तौर पर एक खूबसूरत लड़की को भेजा, जिसने जेसन को एक बार में बुलाया। वहां मौजूद सारे लोग असल में एक्टर्स थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि जेसन खुलकर मौज मस्ती कर सके। अगली सुबह जब जेसन नींद से उठा तो वह लड़की बिछड़ते वक्त उदास हो गई और उसे अपना नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट थमा गई। नताया को लगा कि अब मौका सही है। उसने तुरंत डिजिटल ह्यूमन गिलमोर को इस्तेमाल करके जेसन तक संदेश पहुंचाया कि चाहे जितना खर्चा हो, यह कंपनी हर हाल में खरीदनी है। लेकिन जब जेसन साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे फ्लोर की एसी बंद थी। असल में यह भी नताया की बनाई हुई चाल थी। तपती गर्मी में जेसन बस जल्दी से डील खत्म कर निकलना चाहता था। इसी दौरान नताया ने उस पर दबाव डालने के लिए उसके सामने प्रतियोगी को भी खड़ा कर दिया। पिछली रात की मौज मस्ती और शराब के असर से जेसन का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा भी नहीं, बस आखिरी हिस्से में अपना नाम डाल दिया। इसी बीच बंकर में मैक्स और आसिया ने गोदाम से चोरी किए हुए सामान का इस्तेमाल करते हुए हीटर को साधारण बम में बदल दिया। फिर से पुरानी तरकीब अपनाई। देय दीवार में एक गोल छेद बनाते हैं। दूसरी तरफ जेसन अपने कंप्यूटर पर खरीदारी का भुगतान कर रहा था। नताया पूरी तरह स्क्रीन पर ध्यान लगाए बैठी थी। अचानक बंकर का सिस्टम फिर से क्रैश हो गया, लेकिन नताया अब इन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकती थी। उसकी आंखें बैंक अकाउंट पर टिकी थीं। जैसे ही उसने देखा कि 9 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, सब लोग खुशी से झूम उठे। लगातार मेहनत का फल आखिरकार मिल गया और मॉनिटरिंग सिस्टम की अस्थायी असफलता ने मैक्स और आसिया को भी मौका दे दिया।
उन्होंने चुपचाप मॉडिफाइड हीटर को पावर रूम में रख दिया। जैसे ही कॉइल गर्म होने लगी, हीटर तुरंत टाइम बॉम्ब में बदल गया। दोनों ने मौका पाकर फायर एक्सटिंग्विशर से और भी ज्यादा अफरा तफरी फैलाई। उधर नताया अभी भी 9 करोड़ की खुशी में खोई थी। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा बंकर एकदम अंधेरे में डूब गया। तेज और तीव्र अलार्म की आवाज और धुएं की चादर में घिरा बंकर। इस बीच मैक्स ने मौके का फायदा उठाया और छिपा हुआ सेफ्टी स्टेयरकेस नीचे रखा। जीत नजदीक थी, इसलिए उसने झिझकते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। आसिया तुरंत कमरे में वापस गई और वायर को फिर से जोड़कर हर तरह के निशान मिटाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जेसन पहले ही प्राइवेट प्लेन में बैठकर बैंकॉक छोड़ने को तैयार था, लेकिन तभी उसने एक बिलबोर्ड पर एक परिचित चेहरा देखा। वही बूढ़ी महिला जो पिछली रात लड़की के साथ मिलकर नाटक कर रही थी। जेसन के दिल में तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। उसने तुरंत उस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट खोला, लेकिन पेज अब बंद था। इंटरनेट पर उसने उस बार की जानकारी खोजी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ शायद वह धोखे में फंस गया है। जेसन ने तुरंत प्लेन का रुख बदलकर वापस बैंकॉक करने का आदेश दिया, लेकिन जब वह कंपनी के ऑफिस पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सारा फ्लोर खाली और सुनसान था, यहां तक कि वही बार भी गायब हो चुकी थी। जेसन ने तुरंत गिलमोर से सच जानने के लिए संपर्क किया। उसने तक ये पूछ डाला, कॉलेज के दिनों में आपने मुझे क्या उपनाम दिया था? यह राज केवल गिलमोर को पता था। डिजिटल मशीन इसका जवाब नहीं दे सकती थी। जेसन ने स्क्रीन पर दिख रहे बॉस को असली गिलमोर नहीं पाया और तुरंत पुलिस को फोन करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने कॉल लगाया, वही लड़की एक पुरुष के साथ तेजी से दौड़ती हुई आई। बेचारा जेसन सुप्रभात में ही मौत का शिकार हो गया। उधर बंकर में मैक्स अब सबसे ऊपर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। उसने एनेस्थीसिया निकाला और रिस्पॉन्स टेबल पर बैठे फ्रंट डेस्क को आसानी से बेहोश कर दिया। फिर उसने उनकी फिंगरप्रिंट परमिशन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए बाहर जाने वाले कई दरवाजे सफलतापूर्वक खोल दिए। सुरक्षा सूट पहनकर उसने आसिया को अंतिम बार कॉल किया, उन्हें विदा कहने के लिए। Eres lo más bonito que queda en el mundo. En todo. Que volveré a buscarte. कॉल खत्म करने के बाद मैक्स ने भारी सुरक्षा हेलमेट पहन लिया और दूर से देखा कि सुरक्षा गार्ड तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है। उसने तुरंत लिफ्ट बटन दबाया। साधारण गोलियां इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती थी। जब लिफ्ट सबसे ऊपर पहुंची तो मैक्स की नजर बाहर जाने वाले आइसोलेशन डोर पर पड़ी। वह नहीं जानता था कि यह विश्व का अंत सिर्फ नताया का बुना हुआ झूठ था। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। तेज धूप सीधे उसकी आंखों में पड़ी। यहीं पर कहानी का अंत होता है। कोई नहीं जानता उसने क्या देखा। शायद यह फिर से नताया की कोई सोची समझी चाल ही थी। और इस तरह अरबों का बंकर की पूरी कहानी खत्म होती है। इस ड्रामा की कुल 8 सीजन हैं, लेकिन अधिकांश समय विभिन्न पात्रों के जटिल रिश्तों और उलझनों को दिखाने में ही खर्च हुआ। गिलमोर की जवान पत्नी और मुख्य पात्र की दादी का सीपी, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? दुर्भाग्य से फूहाओं के अंतिम दिन में इंसानी संघर्ष और कैदियों तथा गार्ड्स के बीच की खटास को ठीक से दिखाया नहीं गया। उम्मीद के मुताबिक यह थोड़ी कमी रह गई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जिनके पास अलग राय है वे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे।